नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों से हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इससे पहले ये वाली सीरीज में हम उत्तराखंड के ऐसे क्वेश्चन को देखते थे जो उतने कॉमन नहीं हैं या जो सिंपल क्वेश्चन है उनको अलग तरीके से कवर करते थे। आज के वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके बनने के चांसेस हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। ये हमारी इस सीरीज़ की 22वीं क्लास है। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ चंद काल के प्रमुख कर दिए हैं, दूसरी तरफ वे कर किस चीज़ के थे। चंद काल में जूलिया नामक कर किस चीज के लिए लिया जाता था। जूलिया कर नदी और पुलों पर लगने वाला कर था। पहले का हो जाएगा 2। चंद काल में सिरती एक प्रकार का नगद कर था, यानी दूसरे का हो जाएगा 4। जो सिरती था ये भूमि कर था, नगद के रूप में लिया जाता था। जो सिरती देता था उसे सिरतान कहा जाता था। ठीक है। जो कटक कर होता था यह सेना के लिए लिया जाता था। ठीक है, यानी तीसरे का 1। और खैनिक कपीनी जो कर है यह कुली बेगारी कर था, यानी कुली बेगारी से संबंधित टैक्स था। चौथे का हो जाएगा 3। कई बार एग्जामिनर जो पुराने क्वेश्चन हैं उन्हीं में से एक पॉइंट का वो क्वेश्चन बना देता है। हो सकता है बन जाए कि चंद काल में खैनिक कपीनी किस प्रकार का कर था। तो ये खेतों पे लगता था, ये आपके पशुओं पे लगता था, या कुली बेगार पे लगता था। आप कहेंगे ये कुली बेगारी पर लगने वाला कर था, यानी कुली बेगार से संबंधित कर था। चंदों की कर नीति के बारे में हमने चंद काल के वीडियो में विस्तार से जाना था। चंदों के करों से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? मूनाकोट ताम्रपत्र। इससे हमें चंद काल के करों की जानकारी मिलती है। चंद शासक लक्ष्मी चंद का ये ताम्रपत्र है। चंदों के काल में माना जाता है लगभग 68 प्रकार के कर थे। इन सभी 68 करों को 36 रकम और 32 कलम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आया था पेपर में, 36 कलम 32 रकम जो कर व्यवस्था है इसका संबंध किससे है? चंदों से। इसे खत्म किसने किया था? गोरखाओं ने किया था। ठीक है। चंद काल में जो जूलिया कर था ये नदी पुलों पर लगता था, नदी के पुलों पर लगता था। इस टैक्स को सांगा भी कहते थे, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है। जो सिरती होता था ये नगद कर होता था, जिसे देने वाले को सिरतान कहते थे। कोई व्यक्ति अगर नगद के बदले में अनाज देता था उसे कूत कहा जाता था। ठीक है। और जो अनाज के रूप में टैक्स देता था उसको बैकर कहते थे। यानी जो नगद दे रहा है वो हो जाएगा आपका सिरती, जो नगद के रूप में लिया गया, जो अनाज के रूप में लिया गया वो बैकर, और नगद के बदले में जो अनाज लिया गया उसे कूत कहते थे। ठीक है। तो यहां पर आपका सही विकल्प क्या बनेगा? अभी हमने ऊपर बनाया हमारा विकल्प 2, 4, 1, 3 इसका सही आंसर है। चंदकालीन पंचायती कचहरी कौन सी थी? इनमें से चंद काल की पंचायती कचहरी कौन सी थी? पंचायती कचहरी थी हमारी चारथान। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पंचनवीसी या चारथान नामक चंदों की पंचायती कचहरी होती थी। उत्तराखंड में खासकर कुमाऊं में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत चंदों को ही इसका श्रेय दिया जाता है। जो इनकी पंचायती कचहरी होती थी उसे ये कहते थे पंचनवीसी। ठीक है। पंचनवीसी के साथ साथ इसे चारथान भी कहा जाता था। क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा न्योवावली और बिष्टावली ये भी उस समय की कचहरियां हैं। जो न्योवावली होती थी ये नॉर्मल जनता के लिए होती थी और बिष्टावली सैन्य मामलों के लिए होती थी। ठीक है। पंचायती मामलों के लिए चारथान होता था। प्रतिवर्ष गुरु माणिकनाथ यात्रा का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? हर साल गुरु माणिकनाथ यात्रा, इसका आयोजन होता है टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन बन सकता है यात्राओं को लेकर के, ये हर साल होने वाली गुरु माणिकनाथ यात्रा कहां पर आयोजित होती है? आप कहेंगे टिहरी गढ़वाल में होती है। ठीक है। गुरु माणिकनाथ धाम कहां है? तो भी आपने टिहरी गढ़वाल को ही टिक करना है, यहीं पर स्थित है। माणिकनाथ धाम या माणिकनाथ यात्रा से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है मणिकर्णिका।
अगर आपसे पूछेगा मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है, मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी में है, और मणिकर्णिका कुंड जिसमें ऐसी मान्यता है कि यमुना और गंगा की धाराएं उसमें मिली हुई हैं, वो रुद्रप्रयाग में है। तो मणिकर्णिका घाट पूछेगा तो उत्तरकाशी, मणिकर्णिका कुंड पूछेगा रुद्रप्रयाग, और माणिकनाथ यात्रा पूछेगा तो टिहरी गढ़वाल। ठीक है। राजी जनजाति द्वारा किया जाने वाला रिंग डांस किस नृत्य के समान है? राजी जनजाति जो डांस करती है, रिंग डांस करती है, क्वेश्चन बन सकता है रिंग डांस का संबंध किस जनजाति से है? राजी जनजाति। यह रिंग डांस किस नृत्य के समान है? समूह में घेरे में किया जाता है उत्तराखंड का ठड़िया नृत्य। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था? देखिए, कलाविदों का शिरोमणि किसको कहा जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, ये कहा जाता है पवार वंश के 55वें राजा सुदर्शन शाह को। इनको कलाविदों का शिरोमणि ब्रिटिश जो पर्यटक था मूरक्राफ्ट, इसने कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, मूरक्राफ्ट को जाना जाता है इसकी 1812 की प्रसिद्ध तिब्बत यात्रा के लिए। मूरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा कब हुई थी? 1812 में। उस समय प्रतिबंधित ये क्षेत्र था, बिना अनुमति के आप जा नहीं सकते थे। ये यहां से चला गया था, पूरा सर्वेक्षण करके आया। ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चन बनता है जो ब्रिटिश पर्यटक था मूरक्राफ्ट, ये किस वर्ष टिहरी गढ़वाल में आया था? ये टिहरी में आया था 1820 में। इसने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा। ठीक है। अगला, थारुओं की फसल रक्षा की देवी किसे कहा जाता है? थारू जनजाति में किस देवी को फसल रक्षा की देवी माना जाता है? ये माना जाता है जगमतिया देवी को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल ऐसा भी बन सकता है, जगमतिया देवी का संबंध किस जनजाति से है? थारू जनजाति से। थारू जनजाति में फसल रक्षा की देवी मानी जाती है जगमतिया देवी। जो बागेश्वरी देवी हैं, इनका संबंध भी थारू जनजाति से है, इनको शिकार की देवी माना जाता है। और जो ढोर चांदी देवी हैं, इनका संबंध भी थारू जनजाति से है, इनको पशुओं का रक्षक माना जाता है। ठीक है। अगला, तारादत्त गेरोला ने गढ़वाली कविता की पुस्तक सदैई का प्रकाशन कब किया था? जो सदैई रचना है ये किसकी है? तारादत्त गेरोला की है। ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन 1921 में हुआ। क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है कि गढ़वाली कविता की पुस्तक सदैई किसकी रचना है? तब आपसे रचयिता का नाम पूछा था तारादत्त गेरोला। अब हो सकता है वर्ष पूछ ले, 1921 ध्यान रखना है। गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांश किसे कहा जाता है? गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांश अबोध बंधु बहुगुणा को कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसकी रचना है? गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा को भी इन्होंने तैयार किया, इन्होंने लिखा। इन्हीं की एक प्रसिद्ध रचना है भूमियाल। क्वेश्चन आता है भूमियाल किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। ठीक है। दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला कब लगता है? देखिए, दुगड्डा के समीप जो डाडा मंडी में हमारा गेंद का मेला लगता है, ये हर साल माघ महीने की मकर संक्रांति को लगता है। जनवरी माह में इसका आयोजन होता है। डाडा मंडी में लगता है, थल नदी में लगता है, कई सारी जगहों पर उत्तराखंड में ये मेला लगता है। ठीक है। दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने करी थी? जो दशौली ग्राम स्वराज मंडल है, इसकी स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने करी थी। कब करी थी? तो 1964 में करी थी। ठीक है। बाद में इन्होंने 10 साल के बाद जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ, उसमें भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, और इसी वजह से बाद में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको रेमन मैग्सेसे मिला वे चंडी प्रसाद भट्ट थे। किस वर्ष इनको ये दिया गया? और जो दूसरे व्यक्ति थे जिनको दिया गया, दीप जोशी उनका नाम है, उनको किस वर्ष मिला? दोनों के वर्ष आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जॉर्ज गियर्सन ने गढ़वाली बोली को कितने भागों में बांटा है? देखिए, जॉर्ज गियर्सन जो है, इसने गढ़वाली बोली को 8 भागों में बांटा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसने 8 भागों में जो बांटा, उसमें कौन कौन से शामिल थे? इसमें पहली इसने रखी श्रीनगरी। ठीक है। दूसरी इसने रखी नागपुरिया। तीसरी इसने रखी दसौलिया। ठीक है। चौथी थी बधाणी। 4 ये हो गई, श्रीनगरी, नागपुरिया, दशौली और बधाणी। 5वीं जो इसने रखी वो थी राठी। 6ठी मांझ कुमैया, और 7वीं सलाणी, और 8वीं टिहरियाली। तो ये 8 भागों में इसने गढ़वाली को बांटा था। ठीक है। सलाणी पेपर में आई है, क्वेश्चन बना था इनमें से कौन सी कुमाऊनी बोली नहीं है, तो सलाणी विकल्पों में था क्योंकि ये गढ़वाली है। ठीक है।
किन नदियों के मध्य का क्षेत्र बधान पट्टी कहलाता है? इनमें से किन नदियों का क्षेत्र जो है वो बधान पट्टी कहलाता है, जहां पर बधानी बोली बोली जाती है? यह है आपका पिंडर और नंदाकिनी के मध्य का क्षेत्र। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पिंडर और नंदाकिनी के मध्य के इलाके को बधान पट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र में बदानी बोली बोली जाती है। ठीक है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजातियों के नाम हैं, उनकी उपजातियों के, और वे किस जनपद में निवास करती हैं। जैसे मारछा जनजाति कहाँ निवास करती है? मारछा जनजाति, तोलछा जनजाति, भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है और ये आपके चमोली में निवास करते हैं। ठीक है, यानी चमोली में रहने वाली भोटिया जनजाति को मारछा कहते हैं। जाड़ भोटिया कहाँ होते हैं? जाड़ भोटिया उत्तरकाशी में, पहले का 2 दूसरे का 1। सलानी बोली जो है आपकी, अभी हमने ऊपर देखा गढ़वाली का ही एक पार्ट है। टिहरी का जो सलानी क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है, यानी इसका हो जाएगा टिहरी, तीसरे का 3। और राठी, राठ जनजाति पौड़ी के ऊपरी भागों में निवास करती है, तो राठी यहां पर पौड़ी हो जाएगा। 2 1 3 4 हमारा सही विकल्प है। 2 1 3 4। अगला, निम्न में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुए थे? तो खटीमा कांड के शहीद इनमें से कौन है वो आपने बताना है। देखिए, जो भगवान सिंह सिरोला हैं, भुवन सिंह हैं और प्रताप सिंह हैं, ये सभी के सभी किस घटना में शहीद हुए? खटीमा गोलीकांड जो 1 सितंबर 1994 को हुआ। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, रविंद्र रावत इसमें शामिल नहीं थे। जो रविंद्र रावत थे ये 2 अक्टूबर 1994 को शहीद हुए मुजफ्फरनगर कांड में, जिसे रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं। तो आपसे शहीदों को लेकर के भी सवाल बना हुआ है पेपर में, जो राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए। क्वेश्चन बन जाता है, बताइए जो अगस्त क्रांति हुई थी 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में, वहां पे कौन शहीद हुए? उसमें जीत बहादुर गुरुंग शहीद हुए थे। फिर 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ, जिसमें प्रताप सिंह शहीद हुए। इनके अलावा सलीम अहमद, भगवान सिंह सिरोला थे, धर्मानंद भट्ट थे, गोपी चंद थे, परमजीत सिंह थे, रामपाल सिंह थे और भुवन सिंह थे। ठीक है, 1 सितंबर को जो ये घटना घटी खटीमा कांड की, उसका विरोध 2 सितंबर को हुआ मसूरी में। वहां पर भी पुलिस और आंदोलनकारियों के मध्य में संघर्ष हुआ, जिसमें कुछ लोग शहीद हुए। इसे मसूरी कांड कहते हैं। 2 सितंबर 1994 को हुआ। इसमें बेलमती चौहान, हंसा धनई दोनों महिलाएं शहीद हुई। इनके अलावा धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई यहाँ पे शहीद हुए, बलवीर सिंह नेगी शहीद हुए, राय सिंह बंगारी यहाँ पे शहीद हुए। इसके अलावा जो पुलिस उपअधीक्षक थे, डीएसपी थे जो उस समय, उमा शंकर त्रिपाठी, वे भी यहाँ पर शहीद हुए। ठीक है, इसके बाद 15 सितंबर को बाटा घाटा कांड होता है, जिसमें जेठू सिंह शहीद होते हैं। फिर मुजफ्फरनगर कांड आता है, जिसमें सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, रविंद्र रावत, सत्येंद्र चौहान, अशोक कुमार केशव, ये सारे लोग शहीद हुए। ठीक है, श्रीयंत्र टापू कांड का भी पूछा जाता है। 10 नवंबर 1994 को यह घटना घटी थी। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत यहाँ पे शहीद हुए। अगला है हमारा, निम्न में से सूची को सूची 2 के साथ आपने मिलाना है। एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ इनको क्या कहते हैं, उनके उपनाम या उनसे संबंधित शब्द। जैसे राजी जनजाति को वनराउत कहा जाता है, ठीक है, या वनराउत या वन राजा या वनों के राजा इनको कहते हैं। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा 4। भोटिया जनजाति यहाँ पर क्या है इससे संबंधित? भोटिया जनजाति से संबंधित है शौका। भोटिया जनजाति की ही उपजाति है शौका भोटिया। ठीक है, मुख्य तौर पर व्यापारिक जनजाति थी जो पूर्व काल में तिब्बत से व्यापार करती थी। दूसरे का हो जाएगा 1। थारू जनजाति। थारू जनजाति कई सारे गोत्रों में बटी होती है, जिनको कुरी कहते हैं। ये कुरियों में बटे होते हैं थारू जनजाति, तो कुरी शब्द इनसे संबंधित है, यानी तीसरे का हो जाएगा 2। और बुक्सा तोमर से संबंधित है, यानी चौथे का 3। 4 1 2 3 आपका सही विकल्प यहां पर बना। ठीक है, महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथोपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? देखिए, जो महान शहीद हैं चंद्रशेखर आजाद, ये अपने साथियों के साथ दुगड्डा में आए थे, दुगड्डा के नाथोपुर में आए थे। बेसिकली दुगड्डा का प्राचीन नाम ही नाथोपुर माना जाता है। ठीक है, इनके एकमात्र मित्र कौन थे? जो इनका जो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें शामिल थे उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य, उनका नाम था भवानी सिंह। इन्हीं के कहने पर चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा में आते हैं, यहाँ के जंगलों में गोली चलाने का अभ्यास भी वे करते हैं। ठीक है, जो भवानी सिंह रावत थे, इन्होंने ही दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत करी थी। 1930 में चंद्रशेखर आजाद इनके साथ दुगड्डा आए थे। ठीक है, अगला, तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं?
देखिए तुमेरा, बाजू, तिमली ये सब आपके लोकगीत हैं और किस जनजाति के हैं? ये भोटिया जनजाति के हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोटिया जनजाति के ये प्रमुख लोकगीत हैं। इसके अलावा आपसे त्यौहार पूछे गए थे एक पेपर में कि होंगण, डेलिया, गोटरे ये किसके त्यौहार हैं? ये बुक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। तो ये क्या हैं? ये लोकगीत हैं किसके? भोटिया जनजाति के। और होगण हो गया, डेलिया हो गया, गोटरे, चैती, नौबी, मोरे ये त्यौहार हैं किसके? बुक्सा जनजाति के। ठीक है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? चलिए देखते हैं। पहला, डिबेटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल में होती है। पहला गलत है। डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा में बना था, 1870 में बना था। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में होती है 1903 में। पहला, दूसरा आपका सही है। गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से शुरू हुआ था। देखिए गढ़वाली जो पत्र था ये देहरादून से आता था, बिल्कुल सही है। 1905 में इसकी शुरुआत होती है। यह एक मासिक पत्र था। ठीक है, गिरजादत्त नैथानी इसके शुरुआती संपादक थे और इसको निकालने में जो वित्तीय सहायता दी वो घनानंद खंडूरी ने करी। ठीक है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कौसानी में नहीं अल्मोड़ा में हुआ था 1917 में। तो पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर स्थित है? जो फेमस झूला देवी मंदिर है यह हमारा रानीखेत में है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। फिर से सूची को सूची 2 से मिलाना है। हाट कालिका मंदिर ये कहां पर है? हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट में पड़ता है। पहले का हो जाएगा 2। वराही देवी मंदिर यह देवी धुरा में पड़ता है। दूसरे का हो जाएगा 3। सुरकंडा मंदिर टिहरी के धनौल्टी में पड़ता है। तीसरे का हो जाएगा 4। और छिन्नमस्ता देवी मंदिर यह रुद्रप्रयाग के काली मठ में पड़ता है, यानी कि 1। 2, 3, 4, 1 हमारा सही विकल्प यहाँ पर बना, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चनों को अलग तरीके से कवर करने का प्रयास किया। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अनकॉमन क्वेश्चन हैं और कुछ आपके इसमें प्रीवियस क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।